ओके। हेलो बच्चों, मैं श्वेता भूपेंद्र केवट आज आपको नागरिक शास्त्र का अ, बदलता जीवन भाग एक इतिहास का बदलता जीवन भाग एक आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख रहे हो, उस चित्र को ही देख के आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पहले आदिम युग था। धीरे धीरे मनुष्य उससे प्रगति किया, थोड़ा सीधा होना शुरू किया। ऐसे करते करते देखो मनुष्य चौथे में देखो कितना सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद उसने हथियारें देखी थी और ये आधुनिक मनुष्य। तो इस तरीके से देखा जाए तो आदिम युग से अब तक अगर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि निरंतर परिवर्तन का परिणाम जो है आज का जो है समाज जो है। अभी तक हमने वर्ष 1961 से वर्ष 2020 तक के कार्यक्रम का अध्ययन किया है। मतलब आपने भारत की आज़ादी हुई, उसके बाद आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आपने इतिहास में अध्ययन किया है कि किस तरीके से आज़ादी के बाद भारत ने अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए किस तरीके से तरक्की की, किस तरीके से विदेशों के साथ संबंध रखा। तो आज जो है अब इस अध्याय में हम इसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 20वीं और 21वीं शताब्दी में परिवर्तन की गति तीव्र हो गई। मानव जीवन तेजी से बदल रहा था। पहले हम जिन बातों की कल्पना नहीं कर सकते थे, वे बातें अब वास्तविकता में उतरने लगी। इसका मतलब जब विज्ञान जो है वो मानव की कल्पनाओं को पंख लगा दिया। पहले हम जिन्हें थोड़ा सोचते थे कि नहीं परिवर्तन कोई भी चीजें सोचते थे तो ऐसा हो सकता है, सोचते थे, परंतु विज्ञान ने क्या किया, उन चीजों को तेजी से आगे बढ़ाया, नए नए खोजों को आगे किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज का आप देख रहे हो समाज किस तरह का है। प्राचीन युग में धर्म मनुष्य की एक महत्वपूर्ण पहचान थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और जीव आदि धर्मों के सामने आधुनिकरण नहीं। बिल्कुल प्राचीन काल में जब विज्ञान का आविष्कार जैसे आज के जैसा आधुनिक समाज नहीं था, उस समय लोगों धर्म के जरिए लोगों को ज्ञान बताया गया और ये बताया गया कि किस तरीके से समाज होना चाहिए। तो धर्म जो है मनुष्य को नियंत्रित करता था, गलत कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करता था और समाज को चलाने के लिए धर्म जो है बहुत जरूरी था। तो इस तरीके से संविधान का उस समय रचना नहीं हुई थी, इसलिए प्राचीन और मध्य युग में जो है धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन काल से ही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब जो धर्म थे वो अपनी परंपराओं के साथ चले आ रहे थे, परंतु जब आधुनिकीकरण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा था तो उस तरीके से धर्म में भी अगर धर्म भी परिवर्तन नहीं करता तो वो नष्ट हो जाता। तो अगर हम परिवर्तन के साथ चलते हैं तो हम अपनी जो पहचान है वो बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये धर्म भी थे, ये आधुनिकीकरण को उन्होंने स्वीकार किया और इस चुनौती का उन्होंने सामना किया। हमारी पारंपरिक विचारधाराओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप जानते हो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान की रचना की। हमारे संविधान में उन्होंने जाति व्यवस्था पर, जो संविधान की रचना है वो जाति व्यवस्था पर बहुत ही बड़ा आघात पहुंचाया। जाति व्यवस्था में कैसा था कि प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियां थी। इनके अलग अलग काम बांटे हुए थे और यही काम वो करते आते थे। तो उस चीज़ों को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा समाप्त किया और संविधान के समक्ष सभी व्यक्तियों को एक समान लाया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह परिवर्तन संविधान के माध्यम से लाया। और धर्म, हमारे धर्म भले ही बटे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर संविधान सबके लिए एक ही है। एक ही संविधान के अंतर्गत सारे धर्म आते हैं। हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं तथा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्र तथा संगठित होने का अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में हम मुक्त रूप से घूम फिर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मूल अधिकार के बारे में मैंने बताया है इससे पहले के क्लास में। तो मूल अधिकार में देखो लिखा हुआ है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसी तरीके से संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्र होना, जैसे किसान आंदोलन देखो, वो शांतिपूर्ण ढंग से किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से संविधान मूल अधिकार के द्वारा व्यक्तियों को संविधान ने स्वतंत्रता दी है। भारत के किसी भी राज्य में या क्षेत्र में हम घूम सकते हैं और वहां जाकर हम व्यापार कर सकते हैं, वहां पर हम स्थायी रूप से रह सकते हैं। केवल एक जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, जो कि धारा 370 के तहत विशेष प्रावधान के तहत वहां पे हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, व्यवसाय नहीं कर सकते थे। परंतु 5 अगस्त सन 2019 में धारा 370 को समाप्त कर भारत के अन्य राज्यों की तुलना की तरह कश्मीर में भी सभी लोग आ जा सकते हैं, वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर व्यवसाय कर सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवर्धन करने का अधिकार है। ये सब अधिकार जो है हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें संविधान द्वारा प्राप्त है, और इन अधिकारों को कोई रोक नहीं सकता है। संविधान के प्रावधानों के कारण जाति व्यवस्था के ढांचे पर आघात पहुंचा। तो संविधान जो है सबको समान बना दिया। तो इस तरीके से जो हमारी प्राचीन काल से जाति व्यवस्था थी, तो उसके रूप को यह आघात पहुंचाया, मतलब चोट पहुंचाया। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियां होती थी। ब्राह्मण वर्ग का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय वर्ग का काम था युद्ध करना, वैश्य धर्म का काम था व्यवसाय करना, और शूद्र वर्ग का था काम सेवा करना। तो ये चारों धर्म, कोई बच्चा जन्म लेता था तो किसी विशेष जाति में नहीं रहता था, उसकी योग्यता जैसी रहती थी वैसा उसको व्यवसाय चुनने के लिए मिलता था। परंतु धीमे धीमे समाज में बुराइयां आई, और ये जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर कि अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, तो इस तरीके से जो है वंशागत व्यवसाय ऐसा प्रारंभ हो गया। परंतु परिवर्तन के साथ साथ, नए समाज के परिवर्तन के साथ साथ ये वंश परंपरागत व्यवसाय की कल्पना को समाप्त हो गया, और सभी वर्ग किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। इन प्रावधानों के इनके कारण जो है यंत्रों पर भी किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। तो ब्रिटिश काल में यंत्रों का उपयोग पहले जो है ब्रिटिश काल के समय में रेलगाड़ी में 4 डिब्बे होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। आज भी रेलवे में देखो फर्स्ट क्लास है, उसके बाद एसी है, उसके बाद
रिजर्वेशन वाला है, फिर जनरल कोच, इस तरह से 4 क्लास डिवाइड है। तो प्राचीन काल में भी 4 इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे 4 क्लास डिवाइड थी। तो तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए पहले वर्ग फर्स्ट क्लास के लिए बहुत सारी सुविधाएं थी, सेकंड क्लास के लिए इससे थोड़ा सा कम थी। तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए मामूली सी सुविधाएं थी। उन यात्रियों को देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण यह वर्ग मानुष भारतीय समाज व्यवस्था का प्रतीक ही बन चुका था। वर्ष 1978 में रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते ने तीसरी श्रेणी की समाप्त कर दिया। बाद में पुणे और मुंबई के बीच एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के बीच गीतांजलि एक्सप्रेस, ये वर्ग रहित गाड़ियां सभी व्यक्ति समाज है, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास को क्यों डिवाइड? ये चौथा जो वर्ग था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है उपरोक्त प्रावधानों के कारण समाज में छोटे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। सब होटल में सभी के लिए खुले हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग, इन कारणों से प्रवेश नकारा नहीं जा सकता। ऐसी तथ्य होटल में हम देखते हैं। तो आप किसी भी होटल में जाके खा सकते हो, किसी भी होटल में रह सकते हो, आप कहीं भी जा आ सकते हो, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में आपको कहीं भी रोक नहीं सकता है। परंतु प्राचीन पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो यह संविधान, ये सब किसके द्वारा हुआ? संविधान के कारण हुआ, आधुनिकता के कारण हुआ। ये जो आधुनिकता धीमे धीमे समाज में आने लगी, तो ये आधुनिकता जो है समाज में व्यक्तियों को अधिकार देने लगी और सभी व्यक्तियों को समान मानने लगी। तो इस तरीके से समाज ये संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाने लगा। पहले राजसत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने की कुछ मर्यादाएं थी। आपको इससे पहले मैंने इतिहास में बताया है कि पहले राजा को दिव्य शक्ति, ऐसा हम मानते थे कि राजा को दिव्य शक्ति मिला है, जिसकी वजह से किसी भी बात को न मानना वो भगवान को क्रोध दिलाने के बराबर है। तो इस तरीके से जो है राज सत्ता के विरुद्ध हम कुछ विचार नहीं, कुछ गलत नहीं बोल सकते थे, मर्यादा के अंदर ही हम कुछ बोल सकते थे। परंतु धीमे धीमे आधुनिकीकरण के साथ साथ लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान माना गया और राजा भी, जो हमारा देश का प्रधान है, वो भी हमारे बीच से ही चुना जाने लगा। तो इस तरीके से अब भारतीय नागरिक समाचार पत्र अथवा भाषण अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। हमें अमान्य लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन जो है स्वतंत्रता के कालखंड में हुआ। जो आप देखते हो कि किसान बिल जनता को अच्छा नहीं लगा, तो वो सरकार के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। समाज में कुछ और ऐसी चीजें सरकार के द्वारा किए गए कार्य, अभी देखो बैंकों का हड़ताल चल रहा है, क्योंकि उनको वो चीज उनको ऐसा लग उनके हितों को नुकसान दे रही है, इसके लिए वह उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उसके बाद है पारिवारिक संस्था। स्वतंत्रता के कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। संयुक्त परिवार पद्धति देश के रूप में भारत संसार भर में पहचाना जाता है। तो प्राचीन काल से ही देखो हमारे यहाँ, हमारे समाज में
ज्वाइंट परिवार का बहुत ही महत्व दिया जाता है। गांव में आज भी जाओगे तो सबके ज्वाइंट परिवार ही रहते हैं। ये बात अलग है कि लोग व्यवसाय के कारण, उद्योग करने के कारण यहाँ अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अब संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार को जो है महत्व मिलने लगा। अब पूरे दादा दादी चाचा चाची के साथ रहने के बजाय माता पिता उनके बच्चे अब साथ रहते हैं। तो यह सब वैश्वीकरण मतलब ये समाज के बदलते रूप के कारण हुआ, क्योंकि अब प्राचीन पहले की तरह न लोगों के पास बहुत बड़े घर हैं और ना ही उतने रोजगार के साधन। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के कारण अब जो है एकल परिवार को बढ़ावा मिलने लगा है। उसके बाद है समाज कल्याण। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में भारत का संविधान जो है उसमें यह लिखा गया है, उल्लेखित है। तो भारत जो है इसके लिए वचनबद्ध है एक कल्याणकारी समाज को स्थापित करने के लिए। यह ऐसा उल्लेख करने वाला भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवाना। समाज कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। मतलब भारत पहला ऐसा देश था जिसने की ये सब नागरिक सुविधाएं जो है अपने नागरिकों को दी। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताएं बड़ी मात्रा में थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसमें ऐसी विभिन्नताएं होना स्वाभाविक है। समाज में आर्थिक विषमता का मतलब है कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। सामाजिक समाज में कुछ लोग शिक्षित, अशिक्षित, शैक्षिक उसी तरह से शैक्षिक कुछ लोग शिक्षित हैं और अशिक्षित हैं, बहुत कम लोग पढ़े हैं। तो इस तरीके से भारतीय समाज में बहुत सारी जो है विषमताएं उपलब्ध हैं। महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तक विकास के अवसर को पहुंचाना आवश्यक है। अब इन विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्न करती आ रही है। तो इस प्रयत्न के तहत भारत सरकार ने 14 जून सन 1964 में समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया। इसका कार्य यह था कि समाज में जो वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको की वाकई में सहयोग की आवश्यकता है, उनको यह बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो ये अपना कार्य किस तरीके से करती है? यह गैर सरकारी संगठन को बढ़ावा देती है। गैर सरकारी संगठन मतलब बहुत सारे आप एनजीओ का नाम सुने होंगे, जो कि कुछ एनजीओ बच्चों के लिए काम करते हैं, कुछ बूढ़ों के लिए काम करते हैं, कुछ स्त्रियों के लिए काम करते हैं। तो ये सारे एनजीओ जो है समाज कल्याण मंत्रालय के साथ जो है मिलकर समाज के इन वर्गों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से जनता और सरकार के बीच जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि समाज कल्याण मंत्रालय डायरेक्ट जनता के बीच नहीं आ सकता है, पर ये गैर सरकारी जो संगठन है, ये जो एनजीओ है, यह आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं को जानकर उसको जो है इसको हल करने का प्रयत्न करती है। इसके लिए वह सरकारी सहायता प्राप्त करती है। इस तरीके से जनता व सरकार के बीच यह कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक आरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।
इस प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की जाती है। तो आगे है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 22% लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कौन से? जनजाति जो जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी हैं, उनको जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जाति वह जाति है जो आज तक समाज से प्रताड़ित हुई है, जिनका विकास उतना नहीं हो पाया है। तो वर्ष 1971 में जब जनगणना हुई तो ऐसा पाया गया कि अनुसूचित जाति 22% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति है। तो इन सब के लिए कानून बनाकर अब इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कानून बनाकर उनको शैक्षिक छात्रवृत्ति एवं संसद में उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व देना, राज्य विधि मंडल एवं सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। इनकी समुचित विकास हो, इसके लिए उनको शिक्षा के लिए उनको अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने उनके लिए छात्रवृत्ति, रिजर्वेशन स्कूलों में, संसद में और सरकारी सेवाओं में उनके लिए रिजर्वेशन देना, यह सब जो है कार्य प्रारंभ किया ताकि यह भी जो पिछड़ी जाति है, जो ये पिछड़ चुकी हैं, यह समाज के जो सबके बराबर ये आ सके। आरक्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने बस में देखते हो, जब बस में बैठते हो तो लेडीज के लिए अलग सीटें, वृद्ध जनों के लिए अलग सीटें हैं। तो उन सीटों पर लेडीज का ही अधिकार है या वरिष्ठ नागरिक का ही अधिकार है। तो इसी तरीके से रिजर्वेशन में भी जो है इन वर्गों का ही अधिकार रहता है कि ये वर्ग ही उस जगह पर जा सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन-सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करे एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारे, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। आपको बताया गया है कि पहले ही कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस तरीके से भारत सरकार का एक प्रथम कर्तव्य है कि सरकार भारतीय जनता के रहन सहन पर सुधार करे और उनको बढ़ावा दे, उनका पोषण करे, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारे, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो आप देखते हो कि इसके तहत सरकार ने जो है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स खुलाए हैं, राशनिंग की व्यवस्था की है, राशन पे आपको सामान मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपको स्तर सुधारने के लिए शिक्षा जो है आपको फ्री में मिलती है। स्कूलों में आपको सरकारी स्कूलों में फ्री में लोगों को शिक्षा दी जाती है। और इस तरीके से भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा देने का उद्देश्य था। स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत में एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार पद्धति को मान्यता देकर नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य रखने का प्रयत्न किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण भारतीयों का जीवन अधिक चिंता रहित होने लगा। जब हमें अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि हम अधिक चिंतामय होकर जी सकते हैं। अब हम गाँव में रहते हैं तो हमें अपने ट्रीटमेंट की अगर हम
बीमार हुए तो हमें सुविधा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जल्दी, परंतु जब हम शहर में रहते हैं तो हमें ऐसा विश्वास रहता है कि अगर हम बीमार भी होते हैं तो हमें हॉस्पिटल्स में हम चले जाएंगे और हमें अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। तो इस तरीके से जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी तो जो है भारतीयों का जीवन अधिक चिंता मुक्त होने लगा। वर्ष 1962 में तमिलनाडु के बेंगलुरु स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में भारत में ओपन हार्ट सर्जरी का सफलतापूर्वक जो है ऑपरेशन किया गया। इस कारण जो इतनी महंगी सर्जरी थी इसके लिए हमें विदेश जाना पड़ता था, तो अब ये जो है लोगों को, अब बाकी लोग भी ये स्वास्थ्य सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ता है बल्कि भारत में ही रहकर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। के बाद है जयपुर जयपुर फूट की खोज से भारत के दिव्यांगों का जीवन बदलता गया है। वर्ष 1968 से ग्रस्त होकर अपना पैर गंवा बैठते थे, तो ऐसे में उन्हें अपना शेष जीवन बहुत ही कठिनाई से बिताना पड़ता था। इस पर उपाय के रूप में डॉक्टर प्रमोद सेठी, एक कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ पैर नाग कान तैयार किए गए। तो आप अगर आते जाते आप देखते होंगे कि आप लोग को कभी तो ऐसा दिखा होगा कि जिनके पाँव या हाथ नहीं है, बट उनका जो ये आर्टिफिशियल हाथ या पैर है, वो उनको अपने जीवन को सफल बनाने, जीवन को जीने के लिए आसान आसान कर दिया है ये तकनीकी। जयपुर फुट तकनीकी के उपयोग के से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर उबड़-खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम को सहजता के साथ कर सकते हैं। फिर कृत्रिम पैर में जूता पहनने की आवश्यकता नहीं होती, तो इस तरीके से उनके जूते का खर्च भी बच जाता है। पैर मोड़ना, पालथी मारना, ये सब कृत्रिम पैर के द्वारा संभव है। पानी में अथवा गीली अवस्था में काम करने के लिए ये पैर सुविधाजनक है। तो इस तरीके से देख रहे हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। अब जो है, जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, अब वह आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह मानव जीवन को जीवन में जीने के लिए अधिक सुविधाजनक कर दिया है। इसके बाद है मूत्रपिंड प्रत्यारोपण। यह शल्यक्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली। वर्ष 1971 के पूर्व शल्यक्रिया भारत में नहीं है, बहुत अधिक नहीं होती थी। तमिलनाडु बेंगलुरु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वर्ष 1971 में यह जो है इसका सफल ऑपरेशन हुआ और इसको करने वाले डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मनोहर राव ने जो है जीवित व्यक्ति द्वारा दिया गया मूत्रपिंड के का प्रत्यारोपण करके सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करके यह कार्य करके दिखा दिया। अब अविकसित देश में के रोगी जो है यह शल्यक्रिया करवाने के लिए भारत में आते हैं। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल प्रयोग किया गया। कृत्रिम गर्भधारण की तकनीकी का प्रथम प्रयोग सफल हुआ और इस माध्यम से जो बच्चा संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम दुर्गा रखा गया। इस कारण संतान समस्या की जो इच्छा थी, जो समस्या थी, वह हल हो गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी का आप भी प्रचार जगह जगह पे देखते हो, तो यह अब बहुत ही आम हो गया है।
टीकाकरण वर्ष 1978 के पूर्व भारत में प्रति वर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चों को जन्म के बाद पहले ही वर्ष में प्राणघाती बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। इसका अर्थ ये कि पहले जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 6 बच्चे जो है पहले ही वर्ष में मर जाते थे। तो इस तरीके से जब परिवर्तन के से परिवर्तन आया तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, जिसकी वजह से जो है अब बच्चों की मृत्यु दर अब उतनी नहीं रह गई है। अब बच्चे जो है मृत्यु दर कम हो गई है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलगंड और कुकुर खांसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। आप जानते हो कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो बीसीजी और उनका 5 वर्षों तक टीकाकरण होता है। तो यह टीकाकरण इसलिए होता है ताकि वह जो है उनको ऐसे बचपन में ही कोई बीमारी न लग जाए और वो अपना जीवन पूर्ण करे, किसी बीमारी की वजह से न मरे। तो ये जो वैक्सीन लगते हैं उनके जीवन के रक्षक के रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की मृत्यु दर की संख्या जो है बहुत ही कम हो गई है। वर्ष 1954 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोकथाम की जा सकी। आप देखते हो कि पोलियो के टाइम पे टेंट बना के लोग पोलियो का टीकाकरण करते हैं, इसलिए ताकि ये सुविधाएं जो बेहतर स्वास्थ्य है सभी बच्चों को उपलब्ध। इसके बाद है बच्चों शहरीकरण। शहरीकरण का अर्थ है जब शहर एवं नागरिक क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण करते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नागरिकीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य आदि घटकों को नागरीकरण का परिणाम है। जहाँ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लाइट मिलेगा, पानी मिलेगा, जीवन आसानी से जिया जाएगा, शिक्षा मिलेगी। तो जहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी और इस तरीके से जो है यह शहरीकरण का रूप है। तो ये शहरीकरण का परिणाम है, जिसकी वजह से एक क्षेत्र में जहाँ पे सुविधाएं सबको मिल रही हैं वहां पर लोगों की जनसंख्या जो है ज्यादा। आप देखते हो कि मुंबई में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके लिए यहाँ एक ही छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। परंतु जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है, पहाड़ है, जहाँ पे गांव है, वहाँ पे लोग बहुत दूरी दूरी पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उस लोगों की संख्या कम है। जहाँ पे सुविधाएं ज्यादा होंगी वहाँ पे संख्या ज्यादा होगी। स्वतंत्रता उत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकरण, ग्रामीण भाग में रोजगार की उपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थानांतरण, नागरिक जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। स्वतंत्रता के बाद जो है मृत्यु दर घटी, औद्योगों को बढ़ावा मिला, तरह तरह के उद्योग मिले जिसकी वजह से लोगों को प्राप्त हुआ। ग्रामीण भागों में रोजगार की अनुपलब्धता, ग्रामीण भागों में जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो शहरों की ओर आते हैं। तो आप देखते हो कि गांव से बहुत सारे लोग मुंबई में आके व्यवसाय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गांव में उनको रोजगार नहीं मिला, इसके लिए वो शहर में आ रहे हैं और शहर में उनको व्यवसाय की सुविधा है, इसके लिए वहाँ के शहर में इसकी जनसंख्या शहरों में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो कि इसको नागरिकीकरण कहा जाता है। शहरों पर पड़ने वाला दबाव
शहरों पर पड़ने वाला दबाव कम करना हो तो छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास का संतुलन साधन करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नागरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे उपाय हैं। अगर शहरों में हमें दबाव कम करना है, शहरों की जनसंख्या कम करनी है, तो इसके लिए हमें गाँव में, छोटे-छोटे गाँव में रोजगार उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि लोग अपना घर छोड़कर शहरों में इसलिए आते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, और अगर उनको यह रोजगार गाँव में ही उपलब्ध होगा तो वह यहाँ पर नहीं आएंगे, वह अपने गाँव में ही रोजगार करेंगे। इस तरीके से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संतुलित करना, मतलब जिस तरीके से शहरों में विकास, शहरों में रोजगार है और विकास है, उस तरीके से गाँव में भी आर्थिक विकास करना जो है इसको संतुलन कहा जाता है। तो महानगरों में होने वाली वृद्धि को यह नियंत्रित करेगा अगर रोजगार की सुविधाएं गाँव में भी हो। तो इस तरीके से नगरों की जनसंख्या नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं, अगर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बाकी सुविधाएं मिलेंगी, तो वह गांव में ही रहना पसंद करेंगे और शहरों पर इसका दबाव कम पड़ेगा। स्वतंत्र कालखंड, स्वतंत्रता कालखंड, ग्राम विकास, स्वतंत्र एवं सामूहिक रूप में से बोई जाने वाली भूमि के पास में रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। आप देखो गांव में लोग जो बस्ती रहती है उसके पास में ही किसानों के खेती बाड़ी रहती है। तो कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आया। भारत की देहात पद्धति विरल जनबस्ती की पद्धति है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी वह नागरिक समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा गुट होता है। गांव से छोटा गुट बस्ती कहलाती है। मतलब गांव काफी बड़ा होता है और बस्ती कुछ लोगों का समूह होता है, और ये गांव और बस्ती के अपने खेतों के आसपास इसलिए रहती है ताकि वह अपने खेतों को अपने कृषि कार्य को आसानी से कर सके और उसकी सुरक्षा कर सके। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय सारे जमीन एक समान नहीं है। इस तरीके से जो है सारी गांव जो है एक जैसी नहीं है। स्थल की वजह से अलग अलग विशेषताएं उसमें अंतर दिखाई देता है। स्वतंत्र कालखंड, ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना प्रारंभ की गई। इसके माध्यम से कृषि तकनीकी को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना। तो आप देख रहे हो कि ग्रामों का विकास हो, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई। खेती को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से ज्यादा उपज हो, इसके लिए उसमें तकनीकी का उपयोग किया गया। आप हरित क्रांति, ये सब उसके उदाहरण हैं जो कि तकनीकी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़ाया गया और ज्यादा से ज्यादा उनकी तरक्की हो सके। गांव में रहने वाले किसानों की जल सिंचाई को बढ़ाना, उनको आप देख रहे हैं नहरों का जाल बनता जा रहा है, बहुत सारी नहरें बनाई जा रही है ताकि जो खेतों तक आसानी से पानी पहुंच सके और किसानों को सुविधा मिल सके। शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा, जगह जगह पर स्कूल
प्रारंभ किए गए। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, वहां पर अच्छे सड़क बनाना, वहां पर आवाजाही परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य, ताकि गांव में भी रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब मिल सके। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ की। ग्राम पंचायतों की रचना, अब ये गांव, देखो जो राज्य सरकार है वो छोटे छोटे गांवों की असुविधाएं, उनको क्या प्रॉब्लम है ये नहीं जान सकती है, तो इसलिए ग्राम पंचायत का संगठन किया गया, ताकि उनके ही बीच में रहकर जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समझ सके और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो ग्राम पंचायत की रचना में सभी जनजातियों के लोगों को समाहित करने का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अधिकार बढ़ाए गए। तो इसके साथ ही मेरा ये जो है लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, 12वां स्लाइड दिखाइए ना। क्या सर? सर क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, 12वां स्लाइड दिखाइए ना। ओके। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है सर। 12वां स्लाइड दिखाइए ना, समझ में नहीं आया। 12वां, ओके। ये 12वां स्लाइड सर 12th स्लाइड ना, मैं दिखा रही हूँ सर, ये देखिए 12वां है। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलिए टीचर, शहरीकरण और नगरीकरण ये दोनों में क्या विविधता है? शहरीकरण और नगरीकरण सेम ही है बेटा। शहरीकरण मतलब शहर को बढ़ावा देना, जहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा का होगा तो वहां पर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। देखो लोग गांव से यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सारी सुविधाएं मिल रही है ना, इसके लिए वहाँ इसको शहरीकरण कहा जाता है, जहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं मिल सके। और कोई डाउट? शहरीकरण और नागरिकीकरण दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हेलो मिस। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। मिस आप जैसे बोली कि पहले मतलब शिक्षा के लिए पंडित लोग देते थे ज्ञान सबको, तो कैसे पता चलता था वो पंडित है पहले? बेटा आपको मैंने उसी समय लेक्चर में बताया था कि जब बच्चे जन्म लेते थे तो उनका कोई धर्म और जात नहीं होता था। जब हमारे आदिम प्राचीन युग में वो जिस बच्चा जन्म लेता था तो किसी धर्म, किसी जाति का नहीं था। जब उसमें उसकी योग्यता, उसके गुण दिखते थे, अगर वो पढ़ने में अच्छा है
सारे व्यवसाय उसके लिए सब चीज सीखने के लिए रख दिए जाते थे गुरुकुल में। तो अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो पढ़ाई करेगा, युद्ध कला में कौशल है तो युद्ध करेगा। तो उनके जैसे कि आज की शिक्षा जैसे दी जाती है कि बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, तो वैसी ही सुविधाएं प्राचीन काल में भी थी कि क्या पसंद है उसके अनुसार बच्चे को वो व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिली। तो जाति जो अलग अलग हुए वो भी उसी के अनुसार हुआ टीचर? जाति बेटा जाति लोगों को, हाँ जाति पहले जाति नहीं थी, जाति बनाई गई थी वो काम करने के लिए। समाज को बांटा गया था 4 वर्गों में ताकि ये काम कर सके। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, वैश्य का कार्य व्यापार करना, शूद्र का कार्य सेवा करना। बच्चा जब जन्म लेता था उसको जैसा अच्छा लगता था वो उसी में वो वही कार्य करता था और वही उसकी जाति हो जाती थी। जाति का मतलब ये नहीं था कि परमानेंट जो आपके ऊपर टैग लगता है उसका वो मतलब नहीं था। आप जो व्यवसाय कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उसको वो बताता था बस। और कोई डाउट किसी को? तो आज आपने भारत का बदलता जीवन एक पढ़ा जिसमें कि देख रहे हो कि किस तरीके से अब तक परिवर्तन आए हैं। अभी समाप्त कर